तो कल हमने जॉन ड्राइडन के काव्य चिंतन संबंधी अवधारणाओं को समझा और आज आप सब के निवेदन पर कॉलरिज का काव्य चिंतन समझेंगे और उसके काव्य चिंतन में मुख्य रूप से कल्पना और फैंटेसी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सैमुअल टेलर कॉलरिज ये पूरा नाम है। सैमुअल टेलर कॉलरिज के काव्य चिंतन में कल्पना और फैंटेसी के सिद्धांतों को हम समझें उससे पूर्व थोड़ी सी जानकारी कॉलरिज के बारे में आपके पास होनी चाहिए। सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिसका जन्म 1772 ईस्वी में और मृत्यु 1834 ईस्वी में हुआ। सैमुअल टेलर कॉलरिज यह एक अंग्रेज कवि, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और आलोचक था। कॉलरिज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कॉलरिज अपने समय में स्वच्छंदतावादी जो काव्य धारा रही है, जिसको रोमांटिसिज्म भी कहते हैं, उस रोमांटिसिज्म के पुरस्कर्ता थे। और इसमें उनका जो साथी था विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने दोनों ने मिलकर के अंग्रेजी में रोमांटिक आंदोलन की शुरुआत की और लेक पोएट्स नाम की एक समूह का निर्माण भी किया। लेक पोएट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ तो हैं ही, कॉलरिज भी हैं, लेकिन उसके साथ एक सादे नाम के कवि हैं। इन तीनों ने मिलकर लेक पोएट्स समूह का निर्माण किया और ये मोटे तौर पर रोमांटिक सौदे, ठीक है सर। इन्हीं का लिखा एक कविता है क्या, द इंचकेट रॉक? कौन सी कविता? द इंचकेट रॉक। अब ये मुझे ध्यान नहीं है रूपल कि उनकी कविता ये वाली थी, आप उसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है जी सर। तो स्वच्छंदतावादी काव्य धारा का अंग्रेजी में विकास करने वाले में कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। कॉलरिज के बारे में बात करते हुए या उसके काव्य चिंतन के सिद्धांतों को समझने के लिए दो कृतियों के नाम आपके ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। एक लिरिकल बैलेट्स एक काव्य संकलन है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों ने मिलकर संपादित किया। इस लिरिकल बैलेट्स में कुल 23 कविताएं हैं, जिनमें से 4 कविताएं कॉलरिज के द्वारा लिखे गए हैं। और इस लिरिकल बैलेट्स की भूमिका विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। इसकी भूमिका अलग से मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि स्वच्छंदतावादी काव्य धारा में लिरिकल बैलेट्स की जो भूमिका है वह बहुत महत्वपूर्ण मानी गई। यह लिरिकल बैलेट्स इसलिए महत्वपूर्ण है और लिरिकल बैलेट्स की का संपादन हुआ वह 1798 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अंग्रेजी में स्वच्छंदतावादी कविता
की धारा का विकास इसी लिरिकल बैलेट्स के माध्यम से माना गया और स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र भी इसी लिरिकल बैलेट को माना गया। लिरिकल बैलेट्स के उस समय बहुत तेजी से संस्करण आए। 4 संस्करण तो बहुत तेजी से हुए। पहला तो 1798 ईस्वी में आया ही, दूसरा ठीक 2 साल बाद 1800 ईस्वी में, फिर 2 साल बाद 1802 ईस्वी में और फिर कुछ और साल बाद 1815 ईस्वी में इसके 4 संस्करण आए। यह इतना चर्चित लिरिकल बैलेट्स किताब था जो कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों के संपादन में निकला था। लिरिकल बैलेट्स के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं कि लिरिकल बैलेट्स में जो भूमिका विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी, उस भूमिका का स्वच्छंदतावादी आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य में आप सब जानते हैं कि पश्चिम के स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का प्रभाव हिंदी में किस पर पड़ा था? किस काव्य आंदोलन पर? आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बताइए। छायावाद। छायावाद। बिल्कुल ठीक। तो छायावादी जो काव्य आंदोलन है उस पर स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का बहुत प्रभाव रहा। तो लिरिकल बैलेट्स की जो भूमिका स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन में है, वही भूमिका, उसी तरह की भूमिका के रूप में सुमित्रा नंदन पंत का जो काव्य संकलन है पल्लव, उस पल्लव की भूमिका को माना गया। तो पल्लव की भूमिका छायावादी काव्य धारा में बहुत चर्चित रही, जैसे कि लिरिकल बैलेट्स की भूमिका बहुत चर्चित हुई। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ कुछ आलोचकों ने हिंदी में यह माना कि जिस तरह से लिरिकल बैलेट्स की भूमिका ने काम किया स्वतंत्रतावादी काव्य धारा में, वैसे पंत के पल्लव की भूमिका ने तो की ही की, उसके साथ साथ जयशंकर प्रसाद की जो कृति है, इसका नाम आप सब लोग जानते हैं, काव्य कला तथा अन्य निबंध, इसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई। महादेवी वर्मा का संग्रह यामा की भूमिका को भी छायावादी काव्य आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण माना गया और लिरिकल बैलेट्स की भूमिका की तरह इसमें कुछ अंश देखे गए। इसी तरह से निराला की एक प्रबंध प्रतिमा नाम की किताब है, उसके भी महत्व को छायावाद के संदर्भ में अलग से रेखांकित किया। तो ये लिरिकल बैलेट्स की बड़ी भूमिका मानी जाती है। ठीक है, लिरिकल बैलेट्स के बारे में बात करते हुए मुझे और 2 बातें आपके सामने कह देनी चाहिए कि सैमुअल टेलर कॉलरिज ने कविता के बारे में और कविता लेखन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात की। कल्पना और फैंटेसी के बारे में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपके जेहन में यह रहना चाहिए कि असल में कॉलरिज के जेहन में कविता को लेकर किस तरह की धारणा थी। यह बहुत प्रसिद्ध परिभाषा कविता की है जो कॉलरिज ने दी है, इसे आपको याद रखना चाहिए। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। क्या है कविता? सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट वे। ठीक है ना? तो यह जो महत्वपूर्ण बात कॉलरिज ने की, तो कॉलरिज के इस बात को ध्यान में रखते हुए जब आप कल्पना और फैंटेसी की तरफ जाएंगे तो यह सर्वोत्तम शब्दों का संदर्भ जो आपके ध्यान में होना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर यह बात कही। उसने कविता के बारे में एक और परिभाषा दी। उसने ये कहा, और इन दोनों जो बात मैं भी कहने जा रहा हूं,
इससे भी आपको कल्पना और फैंटेसी को समझने में सुविधा होगी। वह यह कि कॉलरिज ने कविता के बारे में कहा कि कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। तो कविता का तात्कालिक प्रयोजन क्या है? आनंद है, सत्य नहीं, और इसी आधार पर यह विज्ञान से भिन्न है। ठीक इसी तरह की बात कविता के बारे में वर्ड्सवर्थ ने कही। वर्ड्सवर्थ ने कही कि कविता सशक्त भावनाओं का स्वैच्छिक प्रवाह है। क्या है कविता? सशक्त भावनाओं का स्वैच्छिक प्रवाह है। यह विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा, लेकिन हमें ध्यान कॉलरिज पर रखना है, और इसलिए मैंने इस वर्ड्सवर्थ का नाम लिया, क्योंकि कॉलरिज के बारे में बात करते हुए आपके सामने वर्ड्सवर्थ के संदर्भ भी आवश्यक रूप से आते हैं। वह भी तब जब आप कल्पना और फैंटेसी और काव्य भाषा के बारे में बात कर रहे होते हैं। काव्य भाषा के बारे में कॉलरिज के विचार और वर्ड्सवर्थ के विचार अलग हैं, और वे अलग इसलिए हैं क्योंकि दोनों ने काव्य भाषा पर अलग संदर्भों से विचार किया है। इसलिए मैंने यहां पर वर्ड्सवर्थ की इस परिभाषा का उल्लेख किया कि कविता सशक्त भावनाओं का स्वैच्छिक प्रवाह है। ठीक है, तो ये लिरिकल बैलेट्स की एक छोटी सी दुनिया मैंने आपके सामने रखी, जिससे काव्य चिंतन के बारे में विस्तार से आप विचार जो है वो समझ सकते हैं। लेकिन मैं कॉलरिज के दूसरी किताब का नाम आपके सामने रखना चाहता हूं, जो उसके साहित्यिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, और उस किताब का नाम आप नोट कर लीजिए, बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया। यह किताब 1817 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है, और सर रिपीट करेंगे एक बार? क्या ये सर ईयर रिपीट करेंगे एक बार? 1817, 1817। यह किताब कॉलरिज की सबसे महत्वपूर्ण आलोचना कृति है, और यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि कॉलरिज के समस्त काव्य सिद्धांतों का स्वरूप यहां विकसित हुआ है। इस किताब में एक ही तरह से जीवनी भी दिखलाई देती है कॉलरिज की। कॉलरिज का जो दर्शन है वह दिखलाई देता है, और कॉलरिज की जो आलोचना संबंधी चिंतन दृष्टि है वह भी दिखलाई देता है। यानी कि आलोचना, जीवनी और दर्शन जो कॉलरिज का है, वह तीनों का मेल इसमें दिखलाई देता है। आप एक ट्रायंगल के आधार पर भी इस किताब के भीतरी तत्व को समझ सकते हैं। एक ट्रायंगल में जीवनी, आलोचना और दर्शन, इन तीनों का मेल किसमें है? तो सेंटर में लिखिए उस कृति का नाम, बायोग्राफिया लिटरेरी। ठीक है जी सर। सर जी एक सर। क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ, पूछिए। जैसे आप बोले कि आलोचना, आप जैसे आप भी बोले कि बायोग्राफिया लिटरेरिया उनका एक आलोचनात्मक था, कि उसके साथ साथ एक लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर भी तो था सर उनका। उसके नहीं, बहुत सारी कृतियां हैं, कम से कम 6 कृतियां हैं। जी सर। केवल 6 कृतियां उनकी हैं, लेकिन मैं आपको कल्पना और फैंटेसी तक जो सिद्धांत है उस तक जाने के रास्ते के बारे में बता रहा हूं कि उस रास्ते तक कैसे पहुंचे। बल्कि उसकी बहुत सारी कृतियां हैं, मतलब मैंने कहा कि उसकी कुल मेरे ख्याल से 7-8 कृतियां हैं। जैसे बायोग्राफिया लिटरेरिया हो गया,
एक है एड्स टू रिफ्लेक्शन, दूसरी कृति है द फ्रेंड 1969 में, एक है चर्च एंड स्टेट, इसमें चर्च और राज्य के बारे में बात की है, कन्फेशन ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट एक कृति है, एक कृति है द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर, और एक और कृति की चर्चा की जाती है जिसका नाम है कुबला खान। कुबला खान की बहुत चर्चा की जाती है कॉलेज के बारे में बातचीत करते हुए, ठीक है ना। तो वे सब कृतियां हैं, जी सर। लेकिन मैं सिर्फ आपको यहां पर बायोग्राफिया लिटरेरी के बारे में बात करते हुए सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि यही वह कृति है जिससे कि हम कॉलरिज के कल्पना और फैंटेसी के सिद्धांतों अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है। तो हमने ये कहा कि इन 3 कृतियों को एक ट्रेंड के माध्यम से समझिए, और इसमें जो आलोचना की बात मैंने की कि कॉलरिज के आलोचनात्मक चिंतन के सभी पक्ष इस कृति में दिखलाई देते हैं। तो जब मैं आलोचनात्मक पक्ष की बात कर रहा हूं या कॉलरिज की आलोचनात्मक दृष्टि की बात कर रहा हूं, तो आप एक आयत बनाइए, आयत मतलब जिसके 4 कोण हो, आप बनाइए, ड्रॉ कीजिए अपने नोटबुक पर। बना लिया? किए सर। जी सर किए। उसके बीच में लिखिए कॉलरिज के का आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। जी सर। और अब उसके एक कोण पर लिखिए कल्पना, दूसरे पर लिखिए फैंसी, वे फैंसी बोलते हैं फैंटेसी को। तो आप कल्पना कहाँ लिखनी बोले सर? आपने ड्रॉ क्या किया? सर एक आयत ड्रॉ किया जिसमें बीच में लिखे कॉलरिज का कल्पना, नहीं, कॉलरिज का आलोचनात्मक चिंतन लिख लिया बीच में। जी सर। अब उसके एक कोण पर लिखिए कल्पना, दूसरे कोण पर लिखिए फैंसी, तीसरे कोण पर लिखिए काव्य भाषा और कवि, चौथे कोण पर लिखिए काव्य और कविता। यही वह 4 कोण है जिसको समझकर आप कॉलरिज के आलोचना संबंधी चिंतन दृष्टि को समझ सकते हैं, ठीक है। और बायोग्राफिया लिटरेरिया में मैंने आपको कहा कि उसके साथ भी एक ट्रायंगल बनाएं और उस ट्रायंगल के बीच में लिखें आप बायोग्राफिया लिटरेरिया, और उसके 3 कोण पर लिखें आप क्या? जीवनी, दर्शन और आलोचना। जब आप इस तरह से विजुलाइज करेंगे, जब आप उसे दृश्य के रूप में देखेंगे, तो आपको समझने और बाद में इसे प्रस्तुत करने में सुविधा होगी, ठीक है। जी सर समझ गए। ठीक है सर। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉलरिज के कल्पना संबंधी अवधारणा के बारे में अब हम बात करते हैं। हमने इससे पूर्व कॉलरिज की पृष्ठभूमि को समझ लिया है, और इस समझ के बाद हम समझें कि उसके कल्पना के संदर्भ में क्या अवधारणा रही, ठीक है। सर एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। सर फैंटेसी की मतलब ही तो सर कल्पना होते हैं, तो फिर जो हम हेडिंग में ही सर जैसे वो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसिस का सिद्धांत, सर तो मतलब क्या कल्पना और फैंटेसिस में क्या कुछ अंतर है? हाँ बिल्कुल अंतर है, अभी मैं वही तो बताने वाला हूं आपको। पहले कल्पना बताऊंगा, उसके बाद फैंटेसी बताऊंगा। अच्छा सर। वही तो बताना है।
यही दो चीजें तो है जिसके बारे में बात होनी है कॉलरिज के बारे में, ठीक है ना। तो पहले हम जी सर। कल्पना के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम फैंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कॉलरिज के कल्पना संबंधी अवधारणा को समझने में की पृष्ठभूमि में प्लेटो और अरस्तु का संदर्भ भी हमारे जेहन में होना चाहिए, क्योंकि दोनों ने कल्पना के संदर्भ में विचार किया था और अरस्तु ने तो अपने अनुकरण सिद्धांत में कल्पना की भूमिका को स्वीकार किया था, लेकिन अरस्तु ने केवल स्वीकार किया था, विस्तृत तौर पर सैद्धांतिक रूप में कल्पना को कॉलरिज ने, कॉलरिज सबसे पहले आलोचक हैं जिन्होंने कल्पना के बारे में काव्य की रचना प्रक्रिया में उसकी क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को समझने की कोशिश की। और इस समझने की कोशिश में कॉलरिज ने कल्पना के दो भेद बताए। वे दो भेद हैं, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। एक है प्राथमिक कल्पना, प्राइमरी इमेजिनेशन, और दूसरा है द्वितीयक कल्पना, सेकेंडरी इमेजिनेशन। कल्पना के बारे में इस तरह से इससे पहले के किसी आलोचक ने विचार नहीं किया कि एक प्राथमिक कल्पना होती है और एक द्वितीयक या आनुषांगिक कल्पना होती है, ठीक है। कॉलरिज ने प्राथमिक कल्पना के बारे में विचार करते हुए कहा कि जो हमारे सामने ये पूरा का पूरा जो दृश्यमान जगत है, इस दुनिया को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इस दृश्यमान जगत में जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ है, जो प्राणी है, जो स्थान है, इन सब को ग्रहण करने वाली जो हमारी शक्ति है वह प्राथमिक कल्पना है। यानी कि दृश्यमान जगत की, इस चराचर की, इस धरती पर जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, प्राणी है, जीव जंतु हैं, स्थान है, उन सब को जो ग्रहण करने की शक्ति है वह प्राथमिक कल्पना है। उसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि प्रकृति और संसार, संसार में प्रकृति है, तो प्रकृति और संसार की जो अनेक वस्तुएं और पदार्थ जो हम देखते हैं वह इस अर्थ में प्राथमिक कल्पना है कि हम इन चीजों को एक सुसंगत व्यवस्थित क्रम में हमारे मस्तिष्क में वह रखता है। तात्पर्य कि जिस चीज को हमने देखा है वह हमारे मस्तिष्क में एक व्यवस्थित क्रम में है कि यह पहाड़ है, ये नदियां हैं, ये जीव जंतु है, यह प्राणी है, ये सब का हमारे मस्तिष्क में एक व्यवस्थित क्रम बना हुआ है या बनता है। अब फूल के साथ हम मोटर गाड़ी को नहीं मिला सकते, बिल्डिंग के साथ हम नदी को नहीं मिलाते, बल्कि सबको अलग अलग रखते हैं। तो ये अलग अलग रखते हैं, इसका मतलब हुआ कि हम चीजों को अपने मस्तिष्क में सुसंगत और व्यवस्थित तरीके से रखते हैं और ये सारी चीजें एक निश्चित स्वरूप में हमारे मस्तिष्क में अपनी जगह बनाती जाती है। यह आपस में गड्डम गड्ड नहीं होती, आपस में यह उलझती नहीं है। यानी मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसकी वह शक्ति है जिसके कारण हम चीजों को उसके नैसर्गिक रूप में देख पाते हैं।
तो चीजों को नैसर्गिक रूप में देखने की दृष्टि को ही कॉलरिज ने प्राथमिक कल्पना कहा है। चीजों को व्यवस्थित तरीके से नैसर्गिक रूप में देखे जाने की शक्ति को ही कॉलरिज ने प्राथमिक कल्पना कहा है, और यही चीजें हमारे मनोमस्तिष्क पर अंकित रहता है। यह है कॉलरिज के अनुसार प्राथमिक कल्पना यानी कि प्राइमरी इमेजिनेशन का संदर्भ। कॉलरिज ने द्वितीयक या आनुषंगिक कल्पना के संदर्भ में विचार करते हुए यह कहा, ध्यान रहे प्राइमरी कल्पना के बारे में बात मैंने जो कही वो ध्यान में रहे, उसको अलग करना है द्वितीय कल्पना से कैसे अलग होता है। द्वितीय कल्पना के संदर्भ में कॉलरिज का मानना था कि द्वितीय कल्पना मस्तिष्क की वह क्षमता है जिसके कारण वह विभिन्न वस्तुओं, प्राणियों और स्थानों को अपनी इच्छा के अनुसार निर्मित करता है। यानी जो द्वितीय कल्पना है वह सायास निर्मित होता है, और यह अपने प्रयास से, अपने अंतः शक्ति से, अपने विजन से हम चीजों को देखते हैं। पहला क्या था कि चूंकि चीजें मौजूद है, हमने उसको देखा और उसका एक व्यवस्थित क्रम बनाया। यहां पर है कि हम उसे सायास, उस वस्तु, उस पदार्थ को अपनी इच्छा के अनुसार, उसमें इच्छा की प्रधानता है, इच्छा के अनुसार उसे देखते हैं। यानी यह बाह्य चीजों को आंतरिक बनाना और अपनी इच्छा से उसे पुनः प्रस्तुत करना, पुनः सृजित करना, यह सेकेंडरी इमेजिनेशन है। कि मैं केवल, पहले सब देखा आपने, नदी, पहाड़, मकान, गाड़ी सब देखा, उसका एक व्यवस्थित क्रम बन गया आपके दिमाग में, यह हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी हुआ कि आप उसमें से किसी विशेष चीज को देखते हैं अपने विचार से, अपनी दृष्टि से, और उसके अनुसार ही पुनः सृजन करने की शक्ति हासिल करते हैं। यह हुआ सेकेंडरी इमेजिनेशन। यानी कि प्राइमरी जो है वो नैसर्गिक है, और जो सेकेंडरी है वह सायास, प्रयास से, अपने अंतः शक्ति से चीजों, वस्तुओं, प्रकृति को देखना है। ठीक है। अब दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं कि प्राथमिक कल्पना जो है वह सहज भाव से जो संसार में चीजें हैं उसको ग्रहण करती है, और जो सेकेंडरी कल्पना है वह जानबूझकर किसी उद्देश्य से चीजों को ग्रहण करता है। प्राथमिक कल्पना जो चीजें दिखलाई देती है उस पर आधारित है, और द्वितीय कल्पना, सेकेंडरी इमेजिनेशन, वह भाव का उसमें समावेश है। आत्मा, बुद्धि, इंद्रिय, संवेदना, ये सब जो चीजें हैं जो हमें वो शक्ति उत्पन्न करती है, उसके माध्यम से सृजन करना, वह सेकेंडरी कल्पना है। अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से, अपने इंद्रिय बोध से, अपनी संवेदना से, अपने भावों के माध्यम से जिन चीजों का ये सब जो चीजें हैं उन सब का समावेश क्या होता है, सेकेंडरी इमेजिनेशन में होता है। तो इस अर्थ में प्राथमिक कल्पना का क्षेत्र सीमित दिखलाई देता है, क्योंकि जो चीजें दिखलाई दे रही हैं वही प्राथमिक कल्पना है। जबकि सेकेंडरी कल्पना यह अत्यंत विस्तृत है, क्योंकि भाव कहां तक जाएगा, संवेदनाएं कहां तक जाएगी, इंद्रिय संवेदना कहां तक जाएगी, बुद्धि का रास्ता कितना दूर तक होगा, आत्मा
कि अभिव्यक्ति किस किस स्तर तक होगी, इसकी कोई सीमा नहीं है या सीमाहीन है। यानी सेकेंडरी इमेजिनेशन, द्वितीय कल्पना सीमाहीन होता है और प्राथमिक कल्पना दृश्यमान जगत तक ही सीमित होता है। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट हैं आपके सामने। जी सर। प्राथमिक कल्पना अपनी प्रकृति में संरचनात्मक होती है, यानी वह केवल निर्माण या संगठन करती है, जबकि आनुषांगिक कल्पना सृजन भी करती है और किसी चीजों को नष्ट भी करती है। यानी क्योंकि वह सायास है, सेकेंडरी, वह चुनती है, तो कुछ चीज को चुनेगी, कुछ चीजों को छोड़ देगी, किसी को ध्वंस करेगी, किसी का निर्माण करेगी, सेकेंडरी कल्पना। जबकि प्राइमरी जो कल्पना है, जो प्राथमिक कल्पना सर है, ये समझ में नहीं आया सर। वो चुनेगी फिर ध्वस्त करेगी, मतलब सर स्पष्ट नहीं बात है। मैं फिर से करता हूं स्पष्ट, चिंता मत करें आप। तो जो प्राथमिक कल्पना है, वह जो प्रकृति जो चराचर में है उसी के आधार पर निर्मित है। सेकेंडरी कल्पना चूंकि सायास बनाई गई है, तो इसमें हम, चूंकि ये हमारे स्वयं के द्वारा, हमारे भावों, मनोवेगों, हमारी संवेदनाओं, इंद्रिय बोधों के आधार पर आधारित है, तो हम इसमें किसी चीज का सृजन भी कर सकते हैं और किसी चीज का सृजन नहीं भी कर सकते हैं। तो सृजन नहीं कर सकते हैं, उसी को हमने ध्वंस कहा। ठीक है, क्योंकि उसमें हम चुनते हैं, सायास चुनते हैं कि हमें क्या करना है। तो हम किसी चीज को चुने और किसी को छोड़ दें। जो छोड़ दें वो ध्वंस हुआ, जिसको चुन लिया वो सृजन हुआ। ठीक है ना, यहां पर यह है। आई बात समझ में? जी सर। तो प्राथमिक कल्पना मोटे तौर पर हर व्यक्ति में विद्यमान रहती है। क्यों? क्योंकि वह चराचर जो चीजें मौजूद हैं पृथ्वी पर, उस पर आधारित है। तो उस पर आधारित है तो सबके लिए, सभी मनुष्यों के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। तो इसलिए प्राथमिक कल्पना जो है वो स्वाभाविक रूप से हर किसी में विद्यमान है। लेकिन जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है, जो द्वितीय कल्पना है, जो आनुषांगिक कल्पना है, उसके बारे में मैंने क्या कहा था कि वह हमारी संवेदनाओं, हमारे भावों, हमारे इंद्रिय बोधों, हमारी आत्मागत गहराई पर आधारित है। तो यह जरूरी नहीं है कि सब में हो। मोटे तौर पर यह कुछ दार्शनिकों में, कवियों में, रचनाकारों में, कलाकारों में उसमें होता है। उसमें एक अंतः प्रज्ञा होती है। एक रचनाकार कोई रचता है तो उसके भावों, संवेगों, अनुभूतियों सबका किस आधार पर वह चीजों को करता है, कल्पना करता है। तो इसलिए जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है, जो द्वितीय कल्पना है, यह एक विशिष्ट कल्पना है, क्योंकि यह सब में नहीं होता। और प्राथमिक कल्पना स्वाभाविक रूप से सब में होता है। तो इसी आधार पर एक और भेद कर सकते हैं आप प्राथमिक कल्पना और द्वितीय कल्पना में, कि प्राथमिक कल्पना मोटे तौर पर भौतिक जगत पर आधारित है, जो दृश्यमान है उस पर आधारित है। और जबकि द्वितीय कल्पना, आनुषांगिक कल्पना आत्मागत सच्चाइयों या आध्यात्मिक स्थितियों पर आधारित है। तो एक का भौतिक गुण है और दूसरे का आध्यात्मिक या आदर्शगत गुण है। तो यह प्राथमिक कल्पना और द्वितीय कल्पना के बारे में कॉलरिज इस तरह से विचार करते हैं। काव्य सिद्धांत के संदर्भ में कॉलरिज ने कल्पना को इस तरह से देखा और इसी को मानते हुए कॉलरिज ने कहा, अब अगर आप बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के हैं तो आप यहां समझ सकते हैं कि यहां भी लगभग उस तरह की बात है जो अरस्तु ने कहा था कि हम सिर्फ अनुकरण नहीं करते हैं बल्कि उसका पुनः सृजन करते हैं। काव्य जो कविता है वह नकल नहीं है इस दुनिया का, इस जगत का, इस मनोभावों का, बल्कि पुनः सृजन है। अरस्तु ने इस बात को एस्टैब्लिश किया था। कॉलरिज भी कहता है कि हम
जो अपनी प्राथमिक कल्पना है, वो प्राथमिक कल्पना वही है, जो चीजें हैं उसको कविता में ले आना। लेकिन कॉलेज ने कहा नहीं, प्राथमिक कल्पना तो है ही, जरूरी है ही, वो चराचर है, वह भौतिक भौतिक है, वो दिखलाई देता है। लेकिन द्वितीय कल्पना जो हमारी अंतः प्रज्ञा से चीजों को चुनता है कि क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, क्या सृजन कर सकते हैं और किस चीज को सृजन के बाहर रख सकते हैं, वह यह तय करता है। यानी कि यहां भी कॉलेज भी अनुकरण को उचित नहीं मानता, बल्कि वह कहता है कि एक रचनाकार का यह वैशिष्ट गुण है कि वह पुनः सृजन करता है। और इसलिए कॉलरिज का सिद्धांत जैववादी सिद्धांत है कल्पना के संदर्भ में। कॉलरिज की कल्पना की दृष्टि में जो वस्तुओं और पदार्थों के एकीकरण के रूप में समझता है, और यह कहता है कि एक अच्छा कवि वही होगा जिसमें प्राथमिक कल्पना और द्वितीय कल्पना दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करता है, वही बड़ा और सफल कलाकार या कवि होगा। यानी कि संवेदना और बुद्धि में एक साहचर्य का संबंध आवश्यक मानता है कॉलरिज काव्य के लिए। कॉलरिज के अनुसार काव्य का यह अनिवार्य गुण होना चाहिए कि संवेदना और बुद्धि के तत्व में साहचर्य हो। यानी कल्पना के संदर्भ में आप यह कह सकते हैं कि कॉलरिज ने अपने कल्पना संबंधी सिद्धांत में प्राथमिक और द्वितीय कल्पना के बारे में विस्तार से बात करते हुए उन दोनों के बीच में धारणा को स्थापित करते हैं और उसे ही काव्य का एक अनिवार्य गुण मानते हैं। ठीक है जी सर। कल्पना कोई कंफ्यूजन, जितनी बातें मैंने बताई कॉलरिज के कल्पना संबंधी अवधारणा के संदर्भ में, कोई कंफ्यूजन किसी के मन में? नहीं सर। तो क्या मतलब हम ये माने कि मतलब काव्य रचना करने के लिए जो है हमें जो है जो चीजें उपलब्ध है उसको जो हम देख पा रहे हैं, तो उसको लेकर जब हम उसमें जब बुद्धि विवेक लगाने के बाद अगर जो रचना होती है तो वो मतलब सर्वोत्तम रचना कही जा सकती है। हाँ बिल्कुल, यही कहा है कॉलरिज ने। ठीक है सर। जी सर। अब आते हैं कॉलरिज ने फैंसी के संदर्भ में क्या कहा। तो सर इसका मतलब तो सर फिर इन दोनों में फिर तो सर मतलब जो प्राथमिक कल्पना द्वितीय फिर तो यहाँ तो सर कोई भेद ही फिर तो नहीं बचता। क्या नहीं बचता? फिर सर इन दोनों में तो जो अंतर है सर दोनों में, वो अंतर तो कहीं ना कहीं सर समाप्त हो जा रही है। तो मैंने वही तो कहा कि मैंने कहा ना कि एक काव्य का सही गुण वह है जो दोनों में समन्वय स्थापित करे। अच्छा सर। दोनों में समन्वय स्थापित होगा तभी तो होगा। अब इसको और मैं अगर विस्तार से खोलने की कोशिश करूंगा तो विलंब होगा, लेकिन मैं एक और बात इसमें कहता हूं आपके सामने स्पष्ट होने के लिए कि आप उसको अपनी भाषा में समझिए कि जो प्राथमिक कल्पना है वह काव्य का रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, और जो द्वितीय कल्पना है वह उस कच्चे माल को पॉलिश करता है और उसे नए तरीके से, सुंदर ढंग से, काव्यात्मक तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है कविता में या किसी कलाकृति में। यानी कि मिट्टी जो है वह प्राथमिक कल्पना है। मैं ऐसे ही ठोस बता रहा हूं, इसको इसी रूप में नहीं देखिए, केवल समझाने के लिए कह रहा हूं कि मिट्टी को यदि हम प्राथमिक कल्पना मान लें तो उस मिट्टी को गूंथ करके उसको एक आकार के रूप में, जिसे हम घड़ा बनाएंगे या सुराही बनाएंगे या
दीप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो उसको उस रूप में गढ़ करके जो चीजें प्रस्तुत की जा रही है, तो जो कल्पना किया कि हम इस मिट्टी का क्या करेंगे, क्या बनाएंगे और कैसे प्रस्तुत करेंगे, यह जो प्रज्ञा है वह द्वितीय कल्पना है। और इन दोनों के समन्वय से हमारे सामने वह कला प्रस्तुत होती है, या तो वो घड़ा हो, चाहे सुराही हो, या कुछ और भी हो जो आप समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो जी सर। प्राथमिक कल्पना और द्वितीय कल्पना में समन्वय की बात करते हैं कौन? कौन करते हैं? कॉलरिज। नाम पूरा बताइए। सैमुअल टेलर कॉलरिज। बिल्कुल ठीक। तो ये ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को। आप लोग भूल जाते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम फैंटेसी पर। ठीक है, तो सैमुअल टेलर कॉलरिज ने फैंसी के बारे में जो बात कही, तो फैंसी जो है वह हिंदी में जब उसका अनुवाद किया गया, क्योंकि एक अंग्रेजी शब्द है और यह मोटे तौर पर ग्रीक शब्द फैंटेसिया, जो फैंसी शब्द है, यह ग्रीक शब्द फैंटेसिया से उत्पन्न हुआ है। हिंदी में इसे रम्य कल्पना या ललित कल्पना के तौर पर देखा जाता है। और यह जो रम्य कल्पना या ललित कल्पना है, इसके माध्यम से ही कविता में बिंब का निर्माण होता है। यानी जो फैंसी है, यह बिंब के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण काव्य का घटक है। और फैंसी का संबंध कल्पना से जुड़ता है। फैंसी पर विचार करते हुए कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो उनकी किताब का जिक्र मैंने पूर्व में किया, उस किताब में उसने इसके बारे में विस्तार से लिखा। और वो कहा, उन्होंने ये बात कही जो बहुत ध्यान से आपको समझना है, कि फैंसी किसी भी देश और किसी भी समय के बंधन से मुक्त स्मृति का एक रूप है। यह ध्यान रहे, फैंसी देश और काल के बंधन से मुक्त स्मृति का एक रूप है। और यह फैंसी जो है, यह योजक के रूप में काम करता है। यानी कि दो चीजों के बीच में जो योजक है, जो जुड़ाव है, उसके लिए यह काम करता है। यानी जो फैंसी है वह रचनाकार द्वारा, इसको ऐसे समझें कि रचनाकार द्वारा कभी किसी समय में देखा हुआ जो कोई दृश्य है या कोई चित्र है, जो किसी समय में किसी अन्य जगह पर देखा है, उस दृश्य को, उस चित्र को वह बहुत वर्षों के बाद किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे संदर्भ में उसे प्रस्तुत कर रहा है, तो यह वह फैंसी है जिसके माध्यम से वह प्रस्तुत कर रहा है। यानी कि वह उसकी स्मृति थी जो किसी दौर में 200 साल पहले या 50 साल पहले या 20 साल पहले जो उसने देखा है किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरे समय में, उस चीज को किसी दूसरे संदर्भ में वह आज प्रस्तुत कर रहा है। तो वह आज और पूर्व दोनों के बीच में एक योजक के चिन्ह के रूप में फैंसी हमारे सामने उपलब्ध होता है। यानी फैंसी के अंतर्गत जिन दो भिन्न वस्तुओं का संयोजन किया जाता है, वह अपने वैशिष्ट के साथ, अपनी विशेषता के साथ हमारे सामने उपस्थित होता है। और इसलिए यह कल्पना से अलग है। कल्पना और फैंसी में जो मुख्य अंतर अगर कहा जाएगा तो वे यह कहा जा सकता है कि कल्पना में कोई कलाकार या रचनाकार दो भिन्न वस्तुओं के
संयोजन से एक नई वस्तु का निर्माण करता है। यानी कि प्राथमिक कल्पना और द्वितीय कल्पना के समन्वय से वह एक कविता की रचना करता है। दो भिन्न वस्तुओं के संयोजन से एक नई वस्तु का निर्माण कल्पना में होता है, जबकि फैंसी में दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखलाई देती हैं, क्योंकि एक उसने प्राचीन पहले देखा था, अपनी उसकी स्मृति में है, और उसी चीज को आज के संदर्भ में आज दूसरी चीजों के साथ में लाकर रख करके हमें बता रहा है। मैं कल्पना और फैंटेसी को थोड़ा सा और अलग करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिससे कि बात और स्पष्ट होगी। कल्पना का जो स्वरूप है वह मोटे तौर पर सृजनात्मक होता है, और फैंसी वह यांत्रिक होती है। कल्पना के लिए नैसर्गिक प्रतिभा का होना किसी कलाकार में आवश्यक है, जबकि फैंसी कोई व्यक्ति अपनी काबिलियत के आधार पर सीख सकता है। कल्पना काबिलियत के आधार पर नहीं आ सकती, लेकिन फैंसी कल्पना के आधार पर आप ला सकते हैं। कल्पना के लिए नैसर्गिक प्रतिभा का होना आवश्यक है। कल्पना यौगिक की तरह काम करता है, जबकि फैंसी मिश्रण की तरह काम करता है। वह स्मृतियों के आधार पर और बिना किसी टाइम फ्रेम के और बिना किसी प्लेस के उसकी सब सीमा टूट जाती है, और वह एक दूसरी चीजों का मिश्रण करता है। यानी कल्पना शक्ति के प्रयोग से किसी नए बिंब या नए दृश्य का सृजन होता है, और फैंसी के माध्यम से स्मृतियों के आलोक में वह स्मृतियों की विशेषताओं को संरक्षित रखता है। कल्पना हमेशा एक सुगठित और सुसंबद्ध रूप से काव्य में प्रस्तुत होता है, लेकिन फैंसी जो है वह एक असमान तरीके से, डिसिमिलियर तरीके से वह बिंबों को एकत्र करता है और रखता है। फैंसी के संदर्भ में आप सोच सकते हैं कि वह सिनेमा के उस पर्दे की तरह है जिसमें कई चित्र, 4 चित्र, 3 चित्र आते और जाते रहते हैं। कल्पना में एक सुसंगतता रहती है, फैंसी में यह सुसंगतता नहीं रहती है। इस तरह से फैंसी के बारे में विचार करते हुए कॉलरिज ने मोटे तौर पर जो जर्मन दार्शनिक सिद्धांत थे फैंटेसी के मामले में, उससे उसके विचार मेल खाते। सुसंबद्धता, सुगठन और ऑर्गेनिक यूनिटी पर कॉलरिज का बहुत जोर है, जो मैंने पूर्व में कहा समन्वय पर। तो एक आवयविक अन्विति काव्य की रचना में अनिवार्य है। इस अर्थ में कॉलरिज फैंसी को एक गैर रचनात्मक तौर पर देखते हैं और कल्पना को रचनात्मक विधि के तौर पर देखते हैं। अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो ऐसे कहूंगा कि कॉलरिज ने अपने काव्य सिद्धांत में प्राथमिक कल्पना को पहले स्थान पर, द्वितीयक कल्पना को दूसरे स्थान पर और फैंसी को
तीसरे स्थान पर रखा है। और यहीं पर उन्होंने माना कि इन्हीं अवस्थाओं से जो काव्य की भाषा है वह काव्य की भाषा पर उसका असर होता है। और इसीलिए कॉलेज ने कहा कि गद्य की भाषा और कविता की भाषा दोनों अलग अलग होती है। और यहीं पर वे वर्ड्सवर्थ से अपने आप को अलग करते हैं, क्योंकि वर्ड्सवर्थ मानता है कि काव्य हो या कि गद्य हो, दोनों की भाषा सहज और सरल होती है। दोनों की भाषा की संरचना में कोई अंतर नहीं होता है, वह सहज और सरल होना चाहिए। कॉलेज ने कहा नहीं, काव्य की भाषा अलग होगी और कविता की भाषा, गद्य की भाषा अलग होगी। उन्होंने कॉलेज ने कहा कि कविता में छंद की प्रधानता बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसमें अगर छंद की प्रधानता होगी तो फिर उसमें भाषा का की जो संरचना होगी, जो उसका शब्द विन्यास होगा, वह अलग होगा। ठीक है? जी सर। ठीक है सर। तो आप यह जानिए कि कॉलरिज ने अपने काव्य भाषा के विषय में चिंतन करते हुए ज्ञान यानी कि नॉलेज, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, और संवेदना यानी कि इमोशंस, इन 3 पदों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। आप इसका भी ट्रायंगल बना लीजिए कि कॉलरिज की काव्य भाषा, उस ट्रायंगल के बीच में लिख लीजिए, और इस काव्य भाषा का निर्माण में ज्ञान यानी नॉलेज, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, और संवेदना यानी कि इमोशंस या फीलिंग, ये जो 3 पद हैं, इन 3 पदों के मेल से काव्य भाषा संबंधी चिंतन कॉलरिज प्रस्तुत करते हैं। कॉलरिज ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो भाषा है वह उसके ज्ञान, विचार और संवेदना पर आधारित होती है। उसका ज्ञान कैसा है, उसका विचार कैसा है, उसकी संवेदनाएं कैसी हैं, इस पर निर्भर करता है कि उसकी भाषा कैसी होगी। इसलिए वे मानते हैं कि एक व्यक्ति की काव्य भाषा दूसरे व्यक्ति से अलग होगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ज्ञान में, बुद्धि में और संवेदना में अलग अलग होता है। और इसी तरह से इस जो अलग अलग भाषा का स्वरूप है, वही एक सामुदायिकता पर प्रभाव डालता है। तो वर्ड्सवर्थ ने जब कहा कि काव्य भाषा आम बोलचाल की भाषा का ही एक रूप है, लेकिन कॉलेज ने कहा कि नहीं, यह एक विशिष्ट भाषा है। ठीक है? जी सर। जी सर। जी सर। तो चलिए आज आपके सामने वर्ड्सवर्थ के कॉलरिज के काव्य संबंधी सिद्धांतों के अंतर्गत कल्पना और फैंसी के स्वरूप को आपने समझा। कल्पना में आपने समझा कि प्राथमिक कल्पना क्या होती है और द्वितीय कल्पना क्या होती है, और फैंसी के साथ उस कल्पना का क्या अंतर है वह समझा। फैंसी के बारे में आपने यह समझा कि फैंसी देश और काल के बंधन से मुक्त होता है, और यह एक स्मृति का रूप है। ठीक है? अब जी सर। आपके के मन में कोई सवाल, कोई टीका टिप्पणी, कोई जिज्ञासा और रह गई हो तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये समय अब आपका है पूछने का। सर सर, मेरा एक प्रश्न था सर। हाँ बोलिए, एक एक करके बोलिए। सर मेरा एक प्रश्न था हाँ, कि आप सैद्धांतिक आलोचना और नवीन सिद्धांत मतलब क्या हुआ सर? क्या चीज? सैद्धांतिक आलोचना और नवीन सिद्धांत मतलब क्या हुआ सर? नवीन सिद्धांत और सैद्धांतिक आलोचना, ये क्या होता है? मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। भाई, सैद्धांतिक आलोचना मतलब सिद्धांतों के आधार पर
आलोचना जो की जाती है, चाहे वो जो सिद्धांत हो, वर्ड्सवर्थ के हों, कॉलरिज के हों, या मार्क्सवाद हो या मनोविश्लेषणवाद हो, जो भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर जो आलोचना की जाती है वो सैद्धांतिक आलोचना है। और नवीन आलोचना नहीं, मतलब नवीन दृष्टि होती है कि इन सिद्धांतों के बारे में आज की तारीख में यदि कोई आलोचना के नए आयाम खुलते हैं, नई दृष्टि सामने आती है, तो हम इस सैद्धांतिक आलोचना में अपनी इस नवीन दृष्टि को भी अंत में प्रस्तुत करते हैं। वही उसी को कहते हैं कि नवीन आलोचना है। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। और बताइए। सर मेरा प्रश्न ये है सर, जैसे कि आपने कहा कि फैंटेसीज में जो है सीमा और काल से परे होते हैं, तो सर मैं सर मेरा प्रश्न ये है कि जो जैसे मैंने मुक्ति बोध की हम सब रचना पढ़ रहे हैं उसमें फैंटेसीज में पढ़ते हैं, पर सर अगर यदि फैंटेसीज में अगर देखें तो फिर हम द्विवेदी युग के भी जो कवि हो गए, तो उनके जैसे जिस तरह से जैसे प्रसाद के भी जैसे सर जो कविताएं जो देखते हैं सर, तो वो भी तो सर मतलब किस को समय को सर मतलब लेकर जो है उन्होंने कुछ सर हम वर्तमान परिस्थितियों में लिखे हैं। तो फिर सर हम प्रसाद के कविताओं में सर फेटिसिज्म को क्यों नहीं, फेटिसिज्म के नजरिए से क्यों नहीं देखते हैं? देखिए, फैंटेसी का संदर्भ सैद्धांतिक तौर पर वही है जो मैंने कहा, काल और देश से वह परे है, स्मृति का एक रूप है। ठीक है। अब अगर फैंटेसी का स्वरूप जयशंकर प्रसाद की कविताओं में देखना चाहे तो उसे कोई इनकार कहां करता है। ये कहीं नहीं कहा गया कि आप फैंटेसी केवल मुक्तिबोध की कविताओं में ही देखें, आप फैंटेसी प्रसाद के यहां नहीं देखें। अगर किन्हीं को सूर्य पंत में दिखता है फैंटेसी, या जयशंकर प्रसाद फैंटेसी दिखता है, उसे सामने लाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यों नहीं देखते हैं, तो नए देखने वाले लोग आना चाहिए। जो नवीन दृष्टि की बात की जा रही है, उस नवीन दृष्टि के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कविताओं में फैंटेसी पर शोध कीजिए और उसे सामने लाइए। जी सर, क्योंकि सर जो आपने जिस तरह का सर फैंटेसिज्म की जो परिभाषा बताया है सर, तो वो सभी चीजें तो सर तो हम सर पंत के कविताओं में, कुछ कविताओं में मुझे देखने को मिलती है, और प्रसाद खासकर सर प्रसाद में तो काफी मात्रा में नजर मुझे बिल्कुल आती है। बिल्कुल बिल्कुल मिल सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप उसे ढूंढ कर ला करके उसे स्थापित करें कि यह इसमें फैंटेसी इस रूप में है। यही तो काम है आप लोगों का, पढ़ने लिखने वालों का, कि आप लोग विस्तार से न केवल अध्ययन करें बल्कि नई दृष्टियों के साथ, नवीन दृष्टियों के साथ, नवीन आलोचना पद्धति जो अपर्णा बोल रही थी, नवीन आलोचना दृष्टि के साथ इन चीजों को लाएं। ठीक है ना अपर्णा? जी सर, समझ गए। नवीन दृष्टि वाली नवीन आलोचना क्या होता है, यही है कि आप जी सर, जी सर। जी बिल्कुल। तो किस तरह से आप लाना चाहते हैं उसको लेकर के आइए। ठीक है। जी सर, जी सर। और कोई सवाल फैंटेसी और कल्पना पर कॉलेज के संदर्भ से कुछ हो तो बताएं। नहीं सर मेरी। चलिए। और प्रिया, ज्योति, रिया, रोशन, प्रभाकर, इतने लोग हैं, त्रिरत्न, आप बताइए इनमें से किसी के पास कोई और प्रश्न हो तो पूछें। नो सर, कोई प्रश्न नहीं है। तो इसका मतलब समझ में सारी बातें मेरी आ गई आप लोगों को, जी सर। अच्छे से आई। जी सर, आप जी कॉलेज के 2 मत बताए थे ना? 2 भेद बताए थे कल्पना का, हाँ हाँ मतलब प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ठीक है। हाँ सर एक और पूछना था सर। हाँ जैसे पूछिए। हम एक जगह पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि मतलब इंग्लिश में कोट है सर कॉलरिज का ही,
कि the primary imagination I hold to be the living power and prime agent of all human perceptions. मतलब सर इंद्रिय गोचर पदार्थों की प्रतानुभूति की क्षमता, मतलब सर ये चीज हमको समझ में नहीं आ रहा था वहां उसमें पे तो ये बोलना क्या चाह रहे हैं। वही बात तो कह रहा है कि जो प्राइमरी इमेजिनेशन, जो प्राथमिक कल्पना है, वह जो इस संसार में जो दृष्टि गोचर है, जो विजिबल है, जिसे हम देखते हैं, और उस देखे हुए के आधार पर जो हमारे मस्तिष्क में इमेज बनता है, वही प्राइमरी इमेज है, वही प्राथमिक कल्पना है। ठीक है सर, समझ गए, अब क्लियर हो गया। बहुत सिंपल है इसमें। मैंने इसलिए कहा था कि ये रॉ मटेरियल है जो इस दुनिया में है। उस दुनिया में जो चीजें हैं, जीव जगत, जंतु, प्राणी, निर्जीव, सजीव, जितनी चीजें हैं, वे सभी रॉ मटेरियल है। और सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है, वह इस रॉ मटेरियल को पॉलिश करके नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जो कविता बन करके, चित्र बन करके, नाटक बन करके, जिस फॉर्म में आना होता है वो आता है। ठीक है सर, मतलब सर हम लोग एग्जाम में अगर कोई कोटेशन आता है तो हम लोग, जैसे हम लोग लिखेंगे उस आंसर राइटिंग को, तो हम लोग जब लिखेंगे तो कोटेशन इंग्लिश में लिखेंगे, उसके अर्थ को भी समझाना पड़ेगा क्या आंसर में? अच्छा, बिल्कुल समझा दीजिएगा। तो अगर समझा दीजिएगा तो आपके जी कॉपी सर। का मूल्यांकन करने वाले को बड़ी खुशी होगी कि वो कहेगा कि केवल अंग्रेजी की कोटेशन यह रट करके नहीं आया है, बल्कि इसका अर्थ भी समझता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, तो अपनी बात यही समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद।